सोचिए 1930s का दशक। लंदन में 3 बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और दांव पर लगा है भारत का भविष्य। आज हम इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों की कहानी में उतरेंगे। एक देश की किस्मत तय करने के लिए 3 मीटिंग्स। फिर भी आखिर में ऐसा क्या हुआ कि नतीजा एक गहरे विवाद पर जाकर खत्म हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उलझा हुआ है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि आखिर ये सारी बातचीत, ये सारी मीटिंग्स लंदन में हो ही क्यों रही थी। देखिए, उस वक्त भारत की सड़कों पर आज़ादी की गूंज बहुत तेज हो चुकी थी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि भाई कोई तो हल निकालो जो भारतीयों को मंजूर हो। अच्छा, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1927 से, जब साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है इसका जबरदस्त विरोध हुआ। फिर आया साल 1930, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। और इसी तनाव भरे माहौल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को बातचीत के लिए लंदन बुलाया। तो पहली बैठक शुरू तो हुई, पर आप सोचिए, उस बड़े से कमरे में एक कुर्सी खाली पड़ी थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि ये खाली कुर्सी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की थी। अब देखिए, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग भी थी, रियासतों के राजा महाराजा भी थे, दलित वर्गों के नुमाइंदे भी थे। पर एक सबसे जरूरी आवाज गायब थी, और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से जेल में बंद थे। और जाहिर है, कांग्रेस के बिना भारत के भविष्य पर कोई भी बात, कोई भी फैसला अधूरा ही रहना था। इसीलिए ये पहला सम्मेलन लगभग बेनतीजा ही खत्म हो गया। तो पहली कोशिश तो नाकाम रही। अब मंच तैयार हो रहा था दूसरे सम्मेलन के लिए, और ये शायद सबसे जरूरी कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इस बार वो सारे बड़े खिलाड़ी एक ही मेज पर आने वाले थे, जिनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती थी। हुआ ये कि गांधी-इरविन पैक्ट हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना आंदोलन तात्कालिक रोक दिया और बातचीत के लिए तैयार हो गई। और कांग्रेस की तरफ से कौन गया? अकेले महात्मा गांधी। वो पूरी कांग्रेस की आवाज बनकर लंदन पहुंचे। अब सोचिए, दाव कितने ऊंचे थे। पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी थी। और बस यहीं, इसी बैठक में कहानी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश सामने आता है। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका मानना था कि जाति का मसला एक सामाजिक बुराई है, जिसे हिंदू समाज को अपने अंदर से ही ठीक करना होगा। और वो अलग इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश बंट जाएगा। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो दलित वर्गों की आवाज थे। उनका तर्क बिल्कुल साफ था। जाति का मुद्दा सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समस्या है, और इसका हल भी राजनीतिक ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने दलितों के राजनीतिक हकों की सुरक्षा और एम्पावरमेंट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जोरदार मांग की। ये सिर्फ एक मामूली असहमति नहीं थी, ये 2 बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर थी। अब इस गहरे मतभेद की वजह से हुआ ये कि बातचीत एक जगह आकर अटक गई। एक खतरनाक डेडलॉक बन गया। ना कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार था, ना कोई बीच का रास्ता निकल रहा था। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भाई, अगर आप लोग खुद फैसला नहीं कर सकते तो हम आपके लिए फैसला करेंगे। तो जब भारतीय नेता आपस में किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपना फैसला सुना दिया। इसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। इसमें मुसलमानों, सिखों और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित वर्गों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। ये एक ऐसा कदम था जिसके बहुत दूर तक असर होने वाले थे। गांधी जी के लिए यह फैसला किसी आपदा से कम नहीं था। उन्हें साफ साफ लगा कि ये अंग्रेजों की वही बांटो और राज करो वाली चाल है। एक ऐसा कदम जो हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। और तब उन्होंने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। पुणे की यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के अनशन की खबर फैलते ही पूरे देश में मानो एक भावनात्मक तूफान सा आ गया। अब सारा का सारा दबाव डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे नेताओं पर आ गया।
सोचिए, उनके सामने कितना मुश्किल चुनाव था। एक तरफ गांधी जी की जान थी और दूसरी तरफ अपने समाज के वो राजनीतिक अधिकार जिनके लिए वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। कई दिनों तक तनाव भरी बातचीत चली और आखिर में एक समझौता हुआ जिसे हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पता है इस समझौते में क्या हुआ? इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। कम्युनल अवार्ड में जो 71 सीटें मिली थीं, वो बढ़कर 147 हो गईं। तो आखिर इस पूना पैक्ट में तय क्या क्या हुआ था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी गई। इसकी जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें दलितों के लिए 147 सीटें रिजर्व कर दी गई। इसका मतलब ये था कि उम्मीदवार तो दलित होगा, पर वोट सारे हिंदू डालेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। इसके अलावा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी उनके विकास के लिए खास इंतजाम किए गए। इस पूरे हंगामे और समझौते के बाद एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, पर सच कहें तो वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। कांग्रेस ने फिर से उसमें हिस्सा नहीं लिया और ज्यादातर बड़े नेता तो जेल में ही थे। जो असली ड्रामा था वो तो पूना पैक्ट के साथ ही खत्म हो चुका था। तो गोलमेज सम्मेलन तो खत्म हो गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए, एक ऐसी विरासत जिस पर आज तक बहस होती है। क्या पूना पैक्ट एक सही फैसला था? अच्छा, तो इन सारी चर्चाओं, बहसों और समझौतों का नतीजा क्या निकला? इन सब का फॉर्मल आउटकम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तौर पर सामने आया और इसी एक्ट ने आगे चलकर आजाद भारत के संविधान की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल वही है, क्या ये समझौता सही था? इसके लिए खुद डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों से बेहतर क्या हो सकता है? उन्होंने बाद में इस घटना को याद करते हुए कहा था कि पूना पैक्ट पर दस्तखत करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। ये शब्द उनके दिल के गहरे दर्द को दिखाते हैं। और सिर्फ अंबेडकर ही नहीं, बाद में कांशीराम जैसे आलोचकों ने तो इस दौर को एक बहुत ही विवादास्पद नाम दिया, चमचा युग। उनका तर्क ये था कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की वजह से ऐसे दलित नेता चुनकर आने लगे जो अपने समाज के हितों के बजाय सवर्ण हिंदू वोटों पर ज्यादा निर्भर रहते थे। उनके मुताबिक ये असली प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि सिर्फ चमचे बनकर रह गए थे। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी को कैसे देखें? क्या पूना पैक्ट उस वक्त की नाजुक परिस्थितियों में किया गया एक जरूरी समझौता था जिसने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया, या फिर ये दलितों के राजनीतिक अधिकारों के साथ हुआ एक ऐतिहासिक धोखा था जिसका असर आज भी हमारे समाज और राजनीति में महसूस होता है? ये सवाल इतिहास की सबसे मुश्किल और जरूरी बहसों में से एक है।